चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग एक नया लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं सामान्य विज्ञान पर, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उन सभी फैक्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज, साथ ही साथ कुछ नए एमसीक्यूज को भी यहाँ पे ट्राई करेंगे। देखिए, हिंदी में सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस का कंटेंट अच्छा उपलब्ध है नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उनका साइंस कमज़ोर होने के कारण से एग्ज़ाम रुक जाता है। बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि वो कंटेंट पढ़ते हैं बट वो कंटेंट उस लायक नहीं होता है, या उनको कंटेंट मिलता ही नहीं है, या कंटेंट इंग्लिश में होता है। इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण वो साइंस की पढ़ाई या तो छोड़ देते हैं या अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये पूरी लेक्चर सीरीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें आपको साइंस से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सब को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एकेडमिक्स पे हमें नहीं जाना है, ना हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को अभी इसमें डिस्कस करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सेपरेट अलग लेक्चर सीरीज़ होगा। जैसे आप अगर आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिक साइंस पढ़ेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं हम लोग सब कवर करने वाले हैं। बट इसमें ये बात ध्यान रखना है कि हमें टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को अभी नहीं टच करना है। हम बेसिक साइंस पर यहाँ पे फोकस करके चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम लोग क्या कवर करने वाले हैं पूरे लेक्चर सीरीज़ में, कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे, इंडेक्स क्या होगा, कितने दिन में कंप्लीट होगा, कितने आवर्स की क्लासेस होंगी, वो सब चीज़ें एक बार डिस्कस हो जाएगी तो आपके दिमाग में, आपके जहन में एक अच्छा ढांचा बन जाएगा कि हाँ भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें हम साइंस यहाँ से पढ़ेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप स्टेट पीसीएस उठा के देख लीजिए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आप यूपीएसआई वैकेंसी आई है अभी, उसमें देख लीजिए, साइंस के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अभी यूपी पीसीएस की बात करें, 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं साइंस के। अब आप इसको स्किप नहीं कर सकते। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आप एग्ज़ाम से ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। तो साइंस को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना भी पड़ेगा, आपको रटना तो पड़ेगा ही, बट समझना भी पड़ेगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी समझाने की मैं समझाऊँगा, जहाँ पे आपको रटवाने की ज़रूरत पड़ेगी हम रटवाएंगे। ज़रूरत है कि आप जो चीज़ पढ़ाई जाए क्लास में आप उसको रट के आइए, पढ़ के आइए, रिवाइज करके आइए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी आपके सामने जिसको देख के आपको लगेगा यार ये हमने पढ़ा ही नहीं था। एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर के ढेर सारे एप्लीकेशंस, हम लोग इसमें इतने लेमैन टर्म में डे टू डे लाइफ से जो भी एग्जाम्पल्स निकल के आएंगे उन सभी एग्जाम्पल्स को कोट करते हुए आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ें, क्योंकि इंटरलिंक करके जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहती। तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा पूरे क्लास में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब चीज़ें धीरे धीरे आपको पता चलती चली जाएगी, किस वे में कैसे पढ़ाना है, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या आपको समझ में आता है, क्या आपके लायक है, क्या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जब आप लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बात और कहूँगा, चीज़ें पसंद आनी और चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी, ये दो अलग अलग चीज़ें। हम चीज़ें इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे, बट वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें ये नहीं पढ़ना है कि भाई E = mc² कैसे प्रूव करोगे, वो हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। हमको बस इतना जानना है कि उस लॉ को किन्होंने दिया, क्यों दिया, थोड़ा बहुत आगे पीछे की चीज़ें। हमें प्लवन सिद्धांत क्या होता है वो जान लेंगे, थोड़ा सा प्लवन सिद्धांत किन्होंने दिया वो जान लेंगे, आर्किमिडीज की थ्योरी क्या थी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर से मिलाएं कि हाँ भाई जो हमने पढ़ा है चीज़ें वो हमारे पिछले एग्जाम में आया है, हमारे काम का है या नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स बता देता हूँ, इंडेक्स दिखा देता हूँ आपको कि हाँ भाई हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो आज की क्लास में मैं इंडेक्स दूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के इंडेक्स आपको यहाँ पे मैं दे दूंगा। जब एक बार हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे बायोलॉजी की ओर। बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, ठीक है। बायोलॉजी से लगभग एग्जाम में ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब मुझे ये तो नहीं पता है कि क्यों, बट ये है कि बायोलॉजी जो डे टू डे लाइफ ह्यूमन से रिलेटेड होता है, इसलिए एग्जामिनर कोशिश करता है कि आप डे टू डे लाइफ या ह्यूमंस के बारे में एटलीस्ट तो जानिए ही जानिए, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन इन्वायरमेंट के साथ मिक्स करके पूछे जाते हैं, इसलिए इन्वायरमेंट और केमिस्ट्री को मिक्स करके हम लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके ज़्यादा मजबूत हो सके, ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन हो सके। ओके, सारी स्लाइड्स हिंदी में हैं, स्लाइड्स का टेंशन नहीं लेना है, सारी स्लाइड एक एक लाइन आपको हिंदी में मिलेगी, ठीक है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि साइंस का बुक है वो भी इंग्लिश में है, कोई मटेरियल इंग्लिश में ही अच्छा मिल रहा है, हिंदी में मिल नहीं रहा है, समराइज फॉर्म में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे टैकल करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स की बात करते हैं, विषय सूची हम लोग देखते हैं, फिजिक्स में क्या, भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक राशियाँ पढ़ेंगे, फिर मापन पढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ जो आपकी लंबाई, आपकी केल्विन क्या चीज़ होती है, ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो भौतिक राशियाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद साथ ही साथ मापन पढ़ेंगे, ठीक है। CGS पद्धति क्या होती है, SI पद्धति क्या होती है, ये सब चीज़ें, स्टेरेडियन क्या होता है, घन स्टेरेडियन क्या होता है, वो सब चीज़ें जो छोटे छोटे टॉपिक इनसे क्वेश्चंस आते रहे हैं एग्जाम्स में, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। फिर गति और गति के नियम पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड बहुत सारे डे टू डे के एग्जाम्पल्स, लिफ्ट वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। लिफ्ट में आपको ऐसा क्यों फील होता है कि आप बिल्कुल से वेटलेसनेस में महसूस होती है आपको, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे जाती है तो आपको वेटलेसनेस महसूस होती है, तो क्यों होता है, वो सब चीज़ें जो है डे टू डे एग्जाम्पल्स जो है उसको कवर करते हुए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रेशर, दाब का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। द्रव यांत्रिकी पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। कार्य, ऊर्जा और शक्ति हमारा अगला टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रंग और ध्वनि। ध्वनि से काफ़ी क्वेश्चंस निकलते रहते हैं, तो ध्वनि वाला टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ह्यूमन की सुनने की क्षमता कितनी होती है, और ध्वनि से रिलेटेड मैक क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो वो स्पीड जो आपके सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं, या जो भी मिसाइल्स होते हैं, उसमें ध्वनि को पैमाना माना जाता है, तो क्यों माना जाता है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर ऊष्मागतिकी का टॉपिक, थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक कवर करेंगे। फिर प्रकाशिकी का टॉपिक कवर करेंगे। स्थिर विद्युत और धारा विद्युत के बारे में यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। फिर जो हमारा अगला टॉपिक होगा, विद्युत का ऊष्मीय और रासायनिक प्रभाव, ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ने लायक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कवर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे चुंबकत्व। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, चुंबकत्व के साथ साथ हम इस चुंबकत्व को हम लोग ज्योग्राफी से लिंक करेंगे। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारा न्यूज़पेपर्स में था कि मैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिज्म चेंज हो रहा है, तो इसका फिजिक्स और ज्योग्राफी को मिक्स करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों चेंज हो रहा है, क्यों लोग कह रहे हैं कि बारी बारी से जब भी एक नया युग आता है तो अर्थ का मैग्नेटिज्म चेंज होता है, जो अभी नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल हो जाएगा, जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, वो सब चीज़ें क्यों होती हैं, चुंबक कैसे काम करता है, अर्थ एक चुंबक की तरीके से क्यों काम करता है, वो सब चीज़ें, यानी ज्योग्राफी को साइंस, जैसे मैंने कहा ना, केमिस्ट्री को इन्वायरमेंट से, केमिस्ट्री को इन्वायरमेंट के साथ आप मिक्स कीजिए। देखिए मेरा पर्पस ये नहीं है कि बस आपको फैक्ट रटा के आगे बढ़ा दिया जाए, पर्पस ये है कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ के जो टॉपिक हैं ये सिर्फ आपको स्टेट PCS में नहीं, बल्कि आपके UPSC एग्ज़ाम में, यानी कि जो आपका सिविल सर्विस IAS का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें भी आपको मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक हर चीज़ का जानना ज़रूरी होता है। जब आप एक बार बेसिक पढ़े होते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। फिर उसके बाद बात करेंगे परमाणु भौतिकी की, रेडियो सक्रियता की। रेडियो सक्रियता बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक नया जो है पदार्थ खोजा गया, एक नया तत्व खोजा गया, आइंस्टीनियम। समझेंगे क्या है वो, क्यों अब तक हम लोग आइंस्टीनियम बहुत पहले 1950 में हम लोग तकरीबन खोज लिए थे, जान लिए थे, बट आज तक हम उसको देख नहीं पाए थे आइंस्टीनियम को। अभी कैसे देख पाए हैं, क्या चीज़ है आइंस्टीनियम, उसका पीरियोडिक टेबल में नंबर क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारकर्ता।
कौन किन्होंने किस चीज़ों का आविष्कार किया है, प्लवन का सिद्धांत किसने दिया है, ऊष्मागतिकी का सिद्धांत किन्होंने दिया है, गति का सिद्धांत, कार्य का सिद्धांत, जो अलग अलग थियरीज हैं, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब को हम लोग यहाँ पे एक समराइज फॉर्म में पढ़ेंगे। जबकि पहला टॉपिक हमारा यही होगा। आज मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, महत्वपूर्ण आविष्कार आविष्कारकर्ता इसलिए पढ़ा दूंगा कि आप एक बारी तो नाम से फैमिलियर हो जाओगे कि हाँ भाई जूल क्या है, कौन है भाई, किन्होंने क्या किया, ठीक है। आप न्यूटन से एक बारी वाकिफ़ हो जाओगे, वैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा बहुत बारी, लेकिन न्यूटन ने और क्या क्या आविष्कार किए, उन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेटर का आविष्कार किन्होंने किया, ठीक है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया। तो ये सब चीज़ें जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वो एक बारी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक बारी नाम आप लोग जान लोगे ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसलिए हम ये वाला पहला वाला टॉपिक कवर करेंगे, महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारकर्ता। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस आपको इतना बताऊंगा कि हाँ भाई ये आविष्कार है, ये आविष्कार का आविष्कारक ये हैं, दैट्स इट। आगे हर एक टॉपिक का, जैसे मान लो कार्य के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये देखो हमारा ये वाला टॉपिक में हम लोग कार्य, ऊर्जा, शक्ति बहुत डिटेल में कवर ही करेंगे। तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि भाई इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका मतलब ये है, इसके एप्लीकेशंस ये हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। तो वो मैं आगे कवर करूँगा, बस अभी आपको नाम जान लेने हैं। तो ये बात हो गई फिजिक्स की। अब यहाँ पे केमिस्ट्री का है अगला विषय सूची। तो केमिस्ट्री में हम लोग परमाणु संरचना पढ़ेंगे, एटॉमिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो, फिर द्रव्य और गुण, तत्व का आवर्ती वर्गीकरण। अब इसको भी हमको थोड़ा फिजिक्स से जोड़ के रखना है। रेडियो एक्टिविटी, आइंस्टीनियम नया खोजा हमने, आवर्त सारणी में कहाँ जाएगा, वो सब चीज़ें, नए जो तत्व हैं उनको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। धातु, निष्कर्षण एवं मिश्र धातु, ये टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। महत्वपूर्ण तत्व और यौगिक कवर करेंगे। ये दोनों टॉपिक, ये वाला ये वाला और ये वाला, ये दोनों टॉपिक थोड़ा मिक्स करके पढ़ेंगे क्योंकि ये देखो आपस में सिमिलर हैं, लगभग मिलेंगे आपस में, बट हम लोग सेपरेटली मैं बताऊंगा कि भाई चैप्टर नंबर 3 पे हैं हम लोग रसायन विज्ञान के, और हमने चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ें पढ़ी थी, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ 100 आवर्स की क्लास होंगी, ठीक है। देखो ऑनेस्टली अगर आपसे बात की जाए तो ये साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट इसमें 100 आवर्स लगते ही लगते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं यार मैं तो आपको 20 घंटे में साइंस पढ़ा के दे दूंगा, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट पढ़ाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। मेरा पर्पस है कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाए, आपके सिद्धांत को मजबूत किया जाए, आपके फाउंडेशन को मजबूत किया जाए। तो फाउंडेशन जब एक बारी मजबूत हो जाएगा फिर तो बिल्डिंग जितना माले का बनाना है उतना माले का बनाइए, लेकिन फाउंडेशन कमज़ोर रहा तो बिल्डिंग आप 4 माले का बनाइएगा, तीसरे दिन वो ढह जाएगा। इसलिए फैक्ट आपको तभी याद रहेंगे जब आप कॉन्सेप्ट समझ के रखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अम्ल, क्षार और लवण, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, कवर करेंगे इस टॉपिक को बहुत डिटेल से। कार्बनिक यौगिक नेक्स्ट टॉपिक होगा, बहुलक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ईंधन, फ्यूल, ठीक है, फ्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब देखो ये फ्यूल वाला टॉपिक किस में है, केमिस्ट्री में है, लेकिन हम इसको किससे लिंक करेंगे, एनवायरनमेंट से, ठीक है। समझेंगे क्यों सल्फर डाइऑक्साइड का कम इमिशन BS6 में होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन BS6 में कम क्यों होता है, BS4 से क्यों हम लोग BS6 पे चले गए, ठीक है, BS4 से BS6 पे क्यों, BS5 पे क्यों नहीं गए। देखिए समझिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि चीज़ें इन्वायरमेंट और केमिस्ट्री कैसे लिंक हो रहा है। आप अगर ईंधन नहीं जानिएगा और फ्यूल नहीं जानिएगा तो आप इन्वायरमेंट कैसे पढ़िएगा, और अगर आप इन्वायरमेंट पर उसका फ्यूल का इम्पैक्ट नहीं जानिएगा तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप अधिकारी बनिएगा तो आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज कैसे सॉल्व कीजिएगा। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, लिंक करना आना चाहिए आपको, ठीक है। कई बार कुछ लोगों को लग सकता है यार कि स्टेट PCS एग्जाम्स में तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते। विश्वास कीजिए क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जैसे जैसे बढ़ रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़नी चाहिए, इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। इतना भी डिटेल नहीं पढ़ना है हमको कि मतलब हम एकेडमिक्स के लिए तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे होते तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें और अलग तरीके से होती, बट हम एकेडमिक्स के लिए पढ़ नहीं रहे, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग चीज़ें
मैनेज करते चले जाएंगे। चीज़ें समझ में आई तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो, जैसा कि मैंने कहा कि पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का, और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट जो खोज थे उस खोज को, वो खोज क्या थे और उसके खोजकर्ता क्या थे, कौन थे, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मैं कोई थियरी नहीं बताने जा रहा हूँ, ना मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बस मैं आपको नाम दे रहा हूँ, थियरी बता रहा हूँ, याद करके आना है आपको अगली वाली क्लास में, ये आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो है वो है आविष्कार, इधर देखिए, और आविष्कार कारक इधर है। सबसे पहला है प्लवन का सिद्धांत। तो प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज साहब ने दिया था, ठीक है। तो प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज साहब ने दिया था। तो ध्यान रखना, जब भी पूछा जाए आर्किमिडीज साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आपको याद रखना है प्लवन का सिद्धांत, ठीक है, ओके। चलो, अगली जो बात है वो है सापेक्षिकता का सिद्धांत। आप आइंस्टीन महोदय को जानते हैं कि आइंस्टीन महोदय ने E बराबर mc² कर दिया, ये तो जग जाहिर है, ठीक है, ठीक है, ये जग जाहिर है, ठीक है। तो E बराबर mc² तो कर दिया, बट आपको पता है कि फोटान की खोज भी इन्होंने किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फोटान क्या होता है? इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बंडल होता है। जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है हमको फोटॉन्स में। फोटॉन मतलब एक एनर्जी का बंडल, से आप दवाई खाते हो ना, टेबलेट होती है ना ऐसे, या कैप्सूल, तो कैप्सूल में क्या कर दो, एनर्जी भर दो, इस एनर्जी के बंडल को क्या बोल देंगे, फोटॉन। एक मिनट, ठीक है, पता नहीं इधर मेरा शायद इमेज आ रहा होगा, तो आई थिंक इधर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये एक मिनट, ओके। तो फोटान की खोज भी आइंस्टीन महोदय ने दिया, ओके। उसके अलावा एक मिनट, अगला जो है वह है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल महोदय ने दिया था। अब देखो, बात यह है, जूल महोदय ने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव तो बता दिया। अब जूल महोदय आगे आपको कार्य वाले में आएंगे, कार्य का मात्रक जूल, ठीक है, कितने जूल आपने कार्य किया, जूल में ही मापते हैं, तो वहां पे आपको जूल के बारे में डिटेल से समझ में आएगा। अगला जो है वो दाब का नियम। दाब का नियम पास्कल साहब ने दिया था। आपने कितनी बार पढ़ा होगा पास्कल, ठीक है। तो पास्कल साहब ने दाब का नियम दिया था, इसीलिए दाब को पास्कल में मापते हैं। एक होता है पारसेक, एक होता है पारसेक। पारसेक क्या चीज है बताओ, व्हाट इज पारसेक? पारसेक एक्चुअली दूरी का सबसे बड़ा डिस्टेंस, दूरी का मात्रक है, वह है पारसेक। पारसेक से सबसे ज्यादा डिस्टेंस को मापा जाता है, लाइट ईयर उसके बड़ा होता है पारसेक, ठीक है। तो वो अलग बात है, ये पास्कल साहब हैं, ये दाब के नियम दिए थे। फिर गति का नियम और शीतलन का नियम। गति का नियम और शीतलन का नियम किन्होंने दिया? गति का नियम और शीतलन का नियम जो दिया था वो दिया था आपके न्यूटन साहब ने, ओके। तो अभी तक आपको पता था कि गति का नियम तो न्यूटन साहब ने दिया, बट क्या शीतलन का नियम किसने दिया? तो शीतलन का नियम भी न्यूटन साहब ने ही दिया था। और न्यूटन साहब से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कड़ी का सिद्धांत, पार्टिकल थ्योरी, प्रकाश की कड़ी का सिद्धांत, ये भी न्यूटन साहब ने ही दिया था। फिर आता है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण जो था वो थॉमस यंग्स ने दिया था। फिर आता है विद्युत प्रतिरोध का नियम, ये ओम साहब ने दिया था। ओम, विद्युत प्रतिरोध ओम से डिनोट करते हैं, ये आपको शायद 12th में अगर आपने पढ़ा होगा तो ओम से प्रतिरोध का क्वेश्चन भी कई बार आया कि प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, तो ओम से डिनोट करते हैं। फिर विद्युत आकर्षण का नियम, आकर्षण कूलाम साहब, तो कूलाम आपको पता ही होगा पोटेंशियल, ठीक है। तो कूलाम साहब ने विद्युत आकर्षण का नियम दिया था। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? अच्छा, यहाँ पे पास्कल साहब से रिलेटेड एक फैक्ट रह गया। पास्कल साहब ने दाब का तो नियम बताया ही, साथ आपको बता दूं कि कैलकुलेटर का आविष्कार भी पास्कल साहब ने ही किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार भी पास्कल साहब ने ही किया था, ओके। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स किरणों की खोज जो की थी डब्ल्यू रोंटजन ने की थी, ठीक है। एक्स किरणों की खोज
डब्ल्यू रोंटजन ने की थी। रडार वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको पढ़ेंगे, रडार को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, रडार कैसे काम करता है, ठीक है। और सोनार और रडार में क्या डिफरेंस है, सोनार और रडार में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो दोनों कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब जब रडार वाला टॉपिक और सोनार वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब। फिर रॉबर्ट वॉटसन, इसको रडार की खोज किसने की, रॉबर्ट वॉटसन ने। फिर माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, जेड जॉनसन ने। ट्रांजिस्टर की खोज वेराडीन, बारडीन और साकले ने मिलकर की थी। टेलीग्राफ, ये टेलीग्राम नहीं है, टेलीग्राम नहीं है, टेलीग्राम जो आपका व्हाट्सएप जैसा है, टेलीग्राम रसिया का है, ठीक है। तो टेलीग्राम मोर्स ने की थी इसकी खोज। फिर कैलकुलेटर के बारे में तो मैंने आपको बताया कि पास्कल साहब ने इसको किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत अपघटन के नियम और डायनमो, जो एसी डीसी डायनमो होते हैं ना, जनरेटर में लगते हैं, एसी टू डीसी या डीसी टू एसी, ये कन्वर्ट करते हैं, कौन करते हैं, डायनमो ही तो करते हैं। एक चक्का लगा होता है ऐसे इंजन में, ठीक है, वो क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो डायनमो का आविष्कार किसने किया, फैराडे साहब ने। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में आपने सुना भी होगा अपने क्लासेस में 10th 12th में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत अपघटन का नियम, डायनमो का आविष्कार ये फैराडे साहब ने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। फिर आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर चार्ल्स कॉब ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है, कैसे, अभी देखो ऑप्टिकल फाइबर न्यूज़पेपर में था, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया गया। खोज किसने किया, चार्ल्स केवॉब। बहुत पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की। अंडमान निकोबार में अंडर वाटर कैसे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग की गई, समझेंगे हम लोग डिटेल में साइंस टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में। बेतार संदेश रेडियो और बेतार टेलीग्राफी, जी मार्कोनी, बहुत प्रोमिनेंट नाम है, सुना होगा आपने। जड़त्व के नियम, गति के समीकरण और दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप का खोज किन्होंने किया, गैलीलियो साहब ने। आपको तो गैलीलियो साहब के बारे में इतना पता होगा कि दूरदर्शी का खोज किया था इन्होंने। गति के समीकरण, जड़त्व के नियम, दूरदर्शी का खोज भी इन्होंने ही किया था। अपने समय के रेवोल्यूशन थे, क्रांति थे अपने टाइम के, गैलीलियो साहब। उस टाइम लोग नहीं जान पाते थे कि तारों को, नक्षत्रों को, ग्रहों को कैसे देखा जाए। गैलीलियो साहब ने कहा, लो भाई दूरदर्शी लो, हमारी तरफ से टेलीस्कोप ले लो, देखो जितना मर्जी दम लगा के, टेलीस्कोप से देखो भाई। टेलीस्कोप का आविष्कार कर दिया अपने समय में। हालांकि इनके ऊपर पिटाई भी हो गई इनकी एक बारी, इन्होंने बहुत सारे, मतलब अब जब से टेलीस्कोप लिया तो चीज़ें अलग तरीके से दिखे, बताया सूर्य चंद्रमा अलग अलग तरीके से चक्कर लगा रहे हैं भाई, पृथ्वी अलग तरीके से चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। लोगों ने पीट दिया उठा के, कैसे बोल दिया आपने, ठीक है। तो ये सब मतलब अपने टाइम के रेवोल्यूशन थे। उस टाइम तो लोग, जैसे वही होती है घर की मुर्गी साग बराबर वाली, उस टाइम तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। बाद में जब इन्होंने चीज़ें बताई, नए रिसर्च हुए, तो लगा कि अरे हाँ भाई, गैलीलियो साहब ने तो बड़ा तगड़ा बात बता के गए थे वो, ठीक है। तो गैलीलियो साहब अपने टाइम के एक प्रकार का एक क्रांति थे। जड़त्व का नियम दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तगड़ा नियम, अब तक आप लगाते हो, आप अब तक यूज़ करते हो। गति के समीकरण, मतलब समझ रहे हो आप। ये सोचो उस टाइम के लोग, उस टाइम मतलब आप थिंक करो कि उस टाइम जब संसाधन इतने उपलब्ध नहीं थे, आपका ये एंड्रॉइड और एप्पल नहीं होता था, iOS नहीं होता था, आप सोचो तब लोग बैठे बैठे दिमाग लगा जाते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। सोचो जड़त्व का नियम दे दिया, सोचो कितना थिंक प्रोसेस कितना मजबूत रहा होगा उन लोगों का। हम इस टाइम मोबाइल और इन सब में इतना ज़्यादा बिजी हैं, बिजी नहीं कह सकते, मतलब बेगारी कर रहे हैं, मोबाइल में कुछ नहीं कुछ ऐसे फर्जी का काम कर रहे हैं। वो एक्चुअली हम अगर अपना मेंटल प्रोसेस में लगाएं वो चीज़ें करने में, तो शायद ऐसे समीकरण और निकल के आए नए, बट चीज़ें बदल गई। मैं बस इतना समझ रहा हूँ कि उस टाइम की तुलना में अभी के लोगों की जो थिंक प्रोसेस है, जो मेमोरी है, वो कमज़ोर हो रही है, आई थिंक ऐसा लगता है। क्योंकि उस टाइम जो आविष्कार हुए उनका सब्स्टिट्यूट या वो उसको आगे बढ़ाने में, ये अभी जो साइंटिस्ट हैं वो उतना आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं उसको, या हम लोग उसको और अच्छे तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं।
ठीक है। तो ज़रूरत है हमें फोकस करने की। खैर वो एक अलग टॉपिक है, हम टॉपिक से भटक रहे हैं, ठीक है। वो साइकोलॉजी और फिलॉसफी और साइंस का एक अलग टॉपिक है, बट ठीक है, मतलब एक मेरा व्यू था कि हाँ भाई ऐसा, आप बुद्ध को, आप फिलॉसफी साइंस में फिलॉसफी की बात कर लें, बुद्ध सोचो, बुद्ध ने जो अपनी एक जो दर्शन दिया, वो दर्शन हम आज पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। क्या कोई नया दर्शन, वेदांत, बौद्धिज्म, चारवाक, ये जो दर्शन आए उसके बाद कोई दर्शन, अब लेटेस्ट कोई दर्शन, कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी में दर्शन आप देखते हो, बट उस लेवल का दर्शन उपलब्ध ही नहीं होता, लोगों का थिंक प्रोसेस ही नहीं जाता। सोचो नागार्जुन ने जो सिद्धांत बता दिए, आज हम उस सिद्धांत को तोड़ नहीं पा रहे हैं, या हम तोड़ भी पा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट अच्छा नहीं ला पा रहे हैं मजबूत तर्क के साथ। कहने का मतलब अलग है, खैर छोड़ो हटाओ, वो टॉपिक अलग की है। नेक्स्ट जो है अतिचालकता के बारे में पढ़ते हैं। केमरलिंग ओन्स अतिचालकता की खोज किन्होंने की? सुपर कंडक्टिविटी केमरलिंग ओन्स ने की थी। बैरोमीटर की खोज टोरिसिले ने की थी, माफ कीजिए, टोरिसिले ने की थी। और क्रिस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस ने की थी। आपको बताना है कि ये क्रिस्कोग्राफ किस लिए यूज किया जाता है। आपका होमवर्क है, क्रिस्कोग्राफ किसके लिए यूज किया जाता है, आपको बताना है कि क्या यूज है क्रिस्कोग्राफ का, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, डे फर्स्ट मान के चलेंगे। चीज़ें अगर आपको ठीक लगी हैं, समझ में आई हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ भाई सीरीज़ को आगे रखना है या नहीं रखना है। और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, सब्सक्राइब भी करिए चैनल, जिस भी चैनल पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी फ्लो में मिलती। अब देखिए मैं स्लाइड दिखा दूं आपको, देखिए सारी स्लाइड्स हिंदी में हैं। आप मात्रक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, सब चीज़ें आप पढ़ते चले जाएंगे आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने यसाई पद्धति के कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं, बट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है। आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, चीज़ें याद रखने में, अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, बूस्ट करने में ये चीज़ें बहुत मदद करेंगी। तो ऐसे स्लाइड्स आगे चले आएंगे, मिलते रहेंगे, बस मन लगा के पढ़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी चीज़ें करना है आपका मन वो कीजिए, बस दम लगा के पढ़िए और रिव्यू ज़रूर दिया कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।